Hello dear students, once again welcoming you all to MKJC, and here I am your biology educator Poonam Dhiman, and we were studying about morphology of the flowering plants. तो बेटा इस टॉपिक के अंदर मीन्स इस चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. हमने रूट की सारी मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, उसकी सारी मॉडिफिकेशंस पढ़ ली. तो अब नेक्स्ट हम किसकी तरफ मूव करेंगी, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज स्टेम. तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम. तो स्टेम की जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम. तो क्या बेसिक जनरल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम, कैसे पहचानते हो स्टेम को कि ये स्टेम है. तो पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए जाए. बहुत छोटी छोटी बातें हैं बेटा, लेकिन जब एग्जाम के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि पता हमें होती हैं, लेकिन जब एग्जाम में आती हैं तो हम उलझ जाते हैं, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था. क्योंकि अगर आप बिना रिकॉल किए बिना सुने, अगर मैं आज आपको बोल दूँ ना स्टेम के कुछ फीचर लिखो, राइट डाउन एटलीस्ट 5 फीचर्स, तो आप 3 ही लिख पाएंगे, है ना. हमें पता होता है, पता है पता है पता है, एवरीथिंग वी नो, है ना, इन जनरल सी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, लेकिन हमें उनको एक जगह पे लिखना ज़रूर है. लिख के ही बेटा प्रैक्टिस होगी एंड हम कैपेबल होंगे उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए इन आर एग्जाम्स. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक में बेटा पहला कैरेक्टरिस्टिक स्टेम क्या है, इट इज़ दी मोस्ट ओफनली इट इज़ दी aerial part of the plant, means you can say above ground part of the plant. अब मैंने इसको मोस्ट ऑफनली बोला है क्योंकि बहुत जगह पे आप अभी स्टेम देखेंगे आज मॉडिफिकेशन में कि वो ग्राउंड के साथ साथ भी बड़ी हो रही है या वो ग्राउंड के नीचे भी मिल रही है, हमें बिलो द सॉइल भी मिल रही है. तो वो तो मॉडिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे. तो अभी जनरली हम बात कर रहे हैं जस्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. और क्या है, स्टेम कैसी होती है, व्हेन यंग, जब अभी यंग है तो स्टेम कैसी होती है बेटा, इट इज ग्रीन एंड वीक. वीक होती है ना स्टेम, और ग्रीनिश कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस करती है. बट व्हेन मैच्योर, जब स्टेम मैच्योर हो जाती है, व्हेन मैच्योर, ओ ओ ओ व्हेन मैच्योर, तब स्टेम कैसी हो जाती है, स्टेम बिकम्स वुडी. और कैसी हो जाती है, वुडी एंड ब्राउन. तो ये क्या हो जाएगी जब स्टेम हो जाएगी मैच्योर. उसके बाद स्टेम के अंदर क्या होता है, स्टेम का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक पहचानने के लिए कि ये स्टेम है, क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स. स्टेम में क्या होती हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट. नोड्स एंड इंटरनोड्स आर. और स्ट्रक्चर्स पता है ना बेटा, नोड्स एंड इंटरनोड मैंने आपको बताया था क्या होते हैं नोड्स और इंटरनोड. देखिए, इफ दिस इज स्टेम, यहाँ पे लगा है एक लीफ, यहाँ पे लगा है दूसरा लीफ, है ना. जस्ट हाइपोथेटिकली हम सिर्फ समझने के लिए बनाया है. दिस इज स्टेम. तो जहाँ पे लीफ लगता है, दिस पॉइंट, इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोड. यहाँ पे भी दिस इज द स्टेम, और यहाँ पे इस पॉइंट पे लीफ ओरिजिनेट हुआ है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज नोड. और टू नोड्स के बीच के डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज द इंटर नोड. तो डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive node is known as the internode. तो stem is always divided into nodes and internodes. अभी पोटैटो, पोटैटो को भी हम क्या बोलते हैं, इट इज स्टेम. वहां पे भी आपको दिखाऊंगी कि नोड्स आर प्रेजेंट, इंटरनोड्स आर प्रेजेंट. ओके, कैसी भी स्टेम उठा लो, सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड. इसके अलावा जैसे बेटा रूट है, रूट कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो. क्योंकि जब एम्ब्रियो जब जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है तो उसके पास से एक टिप निकलती है, उस टिप को हम बोलते हैं रेडिकल, जो आगे जाके क्या बनाएगा, पूरा का पूरा रूट सिस्टम. दूसरी टिप जो निकलती है, जो ऊपर की तरफ ग्रो करती है सनलाइट की तरफ, वो क्या होता है, दैट टिप इज नोन एज प्लीम्यूल. और प्लीम्यूल क्या बनाता है, सारा का सारा शूट सिस्टम. तो स्टेम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, originates from plumule of the embryo.
रूट कहाँ से निकली थी बेटा? रेडिकल से। और जो रेडिकल से निकलती है सिर्फ वही रूट क्या थी? टैप रूट। और जो अदर देन दी रेडिकल कहीं से भी निकलेगी, एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, उनको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। उसके अलावा स्टेम क्या होती हैं बेटा? आर दीज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। रूट्स कैसी थी? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ बढ़ना पसंद करती हैं। स्टेम कैसी हैं? नीचे ग्रेविटी, स्टेम हमेशा अपराइट ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो दीज आर क्या हो जाएंगी? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट बड़ी होती हैं स्टेम। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट की तरफ मूव करेंगी। पॉजिटिवली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। एंड अब एक और रह गया, हाइड्रोट्रॉपिक। पानी की तरफ उगना पसंद करेंगी या पानी से अवे। पानी कहाँ मिलेगा बेटा? नीचे। और स्टेम कहाँ ग्रो करती है? अपराइट। तो क्या लिखेंगे हम? नेगेटिवली हाइड्रोट्रोपिक। अब ट्रोफिक नहीं बनाना है इनको, मैंने पहले भी बताया था आपको। ट्रोपिक का मीनिंग होता है इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट्स। और अगर इसी में अगर आप पी के बाद एच लगा देंगे, ये बन जाएगा फिक। ट्रोफिक। ट्रोफिक होता है रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। तो आप न्यूट्रिशन की जब बात करते हैं तो सेपरोट्रोफिक, ओटोट्रोफिक, हेटेरोट्रोफिक, हमने पढ़ा था ना ये सब कुछ। तो अगर फिक बना दोगे इसको ट्रोफिक, तो ये हो जाएगा रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, आपकी टर्म ही चेंज हो गई। लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना है? जब हम मूवमेंट की किसी भी तरह की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या टर्म यूज करेंगे? ट्रोपिक। तो दोनों को जरा है ना इस्तेमाल करते हुए हमें ध्यान रखना है। अपने कान के, अपने अकल के पर्दे खोल के हमें सुनना भी है और चीज़ों को अप्लाई भी करना है। उसके अलावा बेटा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने स्टेम के कर ली कि स्टेम क्या है? इट इज़ द अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। यंग है तो वो ग्रीन और वीक है, जब वो मैच्योर है तो वुडी और ब्राउन है। नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, कहाँ से उगती है? फ्रॉम दी प्लीम्यूल। पॉजिटिवली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ये वो सब ये बड़े जनरल से कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टेम के जो सबको पता होने चाहिए। गॉट इट? उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम और लिख लेते हैं, चलो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलो या उसको फंक्शन में भी डाल सकते हैं। अब स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? क्या क्या फंक्शन है स्टेम का? सबसे पहला फंक्शन क्या करता है? सपोर्ट, एंकरेज। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। किसको प्रोवाइड कर रहा है? टू दी लीव्स एंड ब्रांचेस। लीव्स एंड ब्रांचेस अदरवाइज कहाँ लगेंगे? स्टेम पे नहीं लगेंगे तो कहाँ पे लगेंगे? पत्ते, है ना बेटा। उसके बाद इसके अलावा स्टेम का काम और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम था रूट्स का, वाटर की और मिनरल्स की। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स। मिनरल्स क्या हो गए? डिजोल्व सोल्यूट इन दी वाटर अलोंग विद फूड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्या काम है? कई बार क्या होता है, स्टेम क्या होती है? इट इज़ ग्रीन इन कलर, तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। स्टेम व्हेन ग्रीन बिकम्स फोटोसिंथेटिक। अगर ग्रीन है तो इसको फोटोसिंथेसिस भी करनी पड़ सकती है। उसके अलावा स्टेम का और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? एक और इम्पॉर्टेंट फीचर बताऊं, स्टेम क्या करती है? इट बियर्स, स्टेम बियर्स, क्या लगते हैं स्टेम के ऊपर? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और क्या प्रेजेंट है? बर्ड्स। ये सभी चीज़ों को अपने ऊपर कौन बैठा के रखता है? स्टेम्स। अगर स्टेम नहीं होती तो ये सब हवा में उड़ रहे होते। कहाँ पे लगे होते? लीव्स भी स्टेम के ऊपर लगे होते हैं, फ्लावर भी वहीं लगता है, फ्रूट भी वहीं लगता है, और बर्ड्स भी वहीं लगती हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने पकड़ लिया है, दैट इज बर्ड। बर्ड क्या होती हैं? व्हाट इज दी बर्ड? बर्ड क्या है बेटा? इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं छोटा सा, अभी फ्लावर से पहले वैसे मैं पढ़ाऊंगी। तो बर्ड क्या होती है बेटा? इट इज द कॉन्डेंस्ड शूट। क्या बोलोगे? रिड्यूस्ड, और आप इसको क्या बोल सकते हो? रिड्यूस्ड और कंडेंस्ड शूट।
इसको हम बोलते हैं बड। बड मतलब कि जब भी कोई ब्रांच निकलनी है या कोई स्टेम निकलनी है तो पहले क्या होगा, एक बड बनेगी, बड के अंदर से फिर वो ऐसे एक स्टेम निकलनी शुरू होती है। तो क्या है ये रिड्यूस, ये कंडेंस्ड, कंडेंस्ड शूट है, अभी वो कंडेंस्ड फॉर्म में है, फिर वो धीरे 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 बड खुलेगी और उसमें से वो शूट जो है बाहर ऐसे बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड। और बड कैसी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बड कैन बी on the basis of position कि बर्ड लग कहाँ पे रही है। बर्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कौन सी, एक होती हैं बेटा एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स, और दूसरी है हमारे पास टर्मिनल बर्ड्स। टर्मिनल या इन्हीं को हम बोलते हैं एपिकल बर्ड्स। अब देखो नेम से आप समझ ही रहे होंगे, टर्मिनल या एपिकल बर्ड का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि एपेक्स पे, बिल्कुल टिप पे, टर्मिनल पॉइंट्स पे लगी होंगी। सपोज बेटा दिस इज द प्लांट, है ना, ये लगे हुए हैं लीफ, है ना, बड़ा छोटे बच्चों वाले प्लांट बनाने बस हमने। तो ये हो गया हमारे पास प्लांट, और यहाँ पे प्रेजेंट है बर्ड, या तो यहाँ प्रेजेंट है या यहाँ से अगर कोई स्टेम निकल रही है ना, तो हम इस लीफ को यहाँ से हटा लेते हैं, या बेटा यहाँ से कोई ऐसे स्टेम निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है साइड में, तो लीफ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, या इसकी टिप पे यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो इस तरह की बर्ड मतलब टर्मिनल पोर्शन पे प्रेजेंट होंगी, एपेक्स पे, टिप पे प्रेजेंट होंगी, या तो मेन स्टेम के या उसकी ब्रांच पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल या एपिकल बर्ड। मैंने ना बेटा बाय मिस्टेक ये फ्लावर बना दिया है, फ्लोरल बर्ड बना दिए। बर्ड जब भी होगी, बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे, माना कोई ब्रांच है उसकी टिप पे, बस आप इसी को याद रखो। और एक्सिलरी क्या होती है, एक्सिलरी में देखो, एक्सिल, एक्सिल क्या होती है बेटा, सपोज दिस इज लीफ, ये लीफ है, ये मेन स्टेम है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये जो एंगल बन रहा है लीफ के और स्टेम के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिल। तो एक्सिल के बीच में अगर यहाँ पे बड प्रेजेंट है तो इस बड को हम क्या बोलते हैं, दिस बड इज नोन एज द एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड क्या बनाएगी, ब्रांच बनाएगी। और ये वाली टर्मिनल बड क्या कर रही है, ये स्टेम को ऊपर की तरफ ग्रो करवा रही है। तो बड का फंक्शन समझ में आ गया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन बड आर ऑफ टू टाइप। तो अगर एक्सिलरी बड की बात चल रही है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए एक्सिल क्या होती है, मेन स्टेम और लीफ के बीच में जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा है, लीफ कह लो क्योंकि ब्रांच ही निकलनी है, तो लीफ और मेन स्टेम के बीच में यहाँ पे अगर बड प्रेजेंट है इट इज एक्सिलरी, क्योंकि इस पोर्शन को हम बोलते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं एक्सिल। और ये क्या है, टर्मिनल मीन्स टिप और दी एपेक्स। गॉट इट। अब बेटा यहाँ पे और कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, तो हम लोग मूव करेंगे अब कहाँ, नाउ वी विल मूव टुवर्ड दी, अब हम चलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। क्योंकि बेटा यहाँ पे जैसे रूट में तो हमने रीजन्स पढ़ लिए थे रूट के, कि ये रीजन होता है, ये रीजन होता है, रूट की मॉर्फोलॉजी। तो स्टेम में तो कुछ भी नहीं है ऐसा बताने वाला, ज़्यादा जो था वो हमने बता लिया। तो अब हम क्या नेक्स्ट बात करेंगे, इनकी मॉडिफिकेशंस की। जैसे रूट को कुछ स्पेशल फंक्शंस, एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ा था ना, कहीं पे स्टोरेज करने के लिए वो मोटी हो गई थी, स्वोलन हो गई थी, फ्लैशी बन गई थी, है ना, कहीं पे उसको फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करना पड़ गया था तो वो ग्रीन हो गई थी, कहीं पे उसको फ्लोट करना था, पानी के अंदर फ्लोट करवाना था प्लांट को, तो वो फ्लोटिंग रूट्स बन गई थी। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शंस के लिए रूट को मॉडिफाई होना पड़ा था, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बिसाइड्स देयर रेगुलर फंक्शन। यहाँ पे भी स्टेम के जो नॉर्मल मेजर फंक्शन है उनके अलावा भी कई बार इसको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसके लिए स्टेम को मॉडिफाई होना पड़ेगा। किस लिए होना पड़ जाता है, किस लिए, फॉर स्टोरेज, जैसे वहाँ पे भी स्टोरेज के लिए, और किस चीज़ के लिए, फॉर पेरिनेशन। क्या होता है बेटा पेरिनेशन, पेरिनेशन होता है विद स्टैंडिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन, या ओवरकमिंग या विद स्टैंडिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए भी कई बार रूट स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। इसके अलावा क्या है, सम टाइम फॉर प्रोटेक्शन पर्पसेस, उसके अलावा सम टाइम्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव
प्रोपिगेशन, अपना नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए, बट वेजिटेटिवली नॉट सेक्सुअली। तो इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए समटाइम्स स्टेम हैज़ टू मॉडिफाई इटसेल्फ। क्यों मॉडिफाई करना पड़ेगा? क्योंकि ये रेगुलर फंक्शन तो है नहीं। अब स्टेम है, स्टेम को जब स्टोरेज करनी है तो स्टेम अगेन क्या बन जाएगी? इट हैज़ टू बिकम फ्लैशी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ना बेटा स्टेम की मॉडिफिकेशंस पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन अब हमें कैसे पढ़नी है? फंक्शन के बेस पे नहीं पढ़नी है। हम स्टेम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। वो स्टेम्स जो अंडरग्राउंड मिलती हैं, ये स्टेम अंडरग्राउंड क्यों गई? क्योंकि इसने अपने आप को मॉडिफाई किया। अदरवाइज स्टेम कहाँ पे मिलती हैं? अबव ग्राउंड। अगर अंडरग्राउंड मिल रही हैं तो इसका मतलब स्टेम ने अंडरग्राउंड उगने के लिए अपने आप को मॉडिफाई किया है, अपने आप को अडेप्ट किया है। वैसे तो अंडरग्राउंड स्टेम, उसके हम एग्जांपल्स पढ़ लेंगे कि वो कॉम भी होती है, राइजोम होती है, ट्यूबर होता है, बल्ब होता है। ये मैंने एक टेबल बना लिया जो हम रूट में कल भागते भागते लास्ट में बना रहे थे, और वो नीट एंड क्लीन नहीं बना था, तो मैं ऑलरेडी इसको पहले ही लेके आई हूँ। फिर है सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल स्टेम्स क्या होती हैं? जो थोड़ा सा बस हल्की सी अबव द ग्राउंड है, आप कह सकते हो, या कह सकते हो पैरेलल टू द ग्राउंड। इसमें आ जाएंगे रनर, आ जाएंगे स्टोलन, आ जाएंगे ऑफसेट, आ जाएंगे एंड सकर्स आ जाएंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गई मेन एरियल स्टेम, जो हम यूजुअली देखते हैं। तो एरियल स्टेम में भी क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती हैं? वो फिलोक्लेड बन सकती हैं, वो क्लेडोड में चेंज हो सकती हैं, स्टेम टेंड्रिल्स एंड स्टेम थोन्स। तो ये पूरा का पूरा जो भी मुद्दा है ये रहा हमारे पास। इनको अब हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, क्योंकि नीट के एग्जाम के अंदर बहुत बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि ये कोई भी एक एग्जाम्पल दे देंगे कि इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ रनर, स्टोलन, सकर, या और कोई नेम लिख देंगे। फिर आप ओहो, हमने तो भाई ऐसे ही निकाल दिया, इसको फटाफट से पढ़ लिया था, हमें पता ही नहीं। आपको रनर, स्टोलन, सकर में डिफरेंस नहीं पता होगा, आपको राइजोम, कॉम में डिफरेंस नहीं पता होगा। तो ये नेम आपने सुने हैं, आप कहते हो हाँ हमें पता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपने अपने आसपास ऑब्जर्व की हैं। लेकिन बेटा साइंटिफिकली उनको पढ़ो, एक डिफरेंस के साथ उसको पढ़ो, ताकि जब आपको अप्लाई करने की ज़रूरत पड़े तो कॉन्सेप्ट, एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हो कि एक्चुअल में रनर क्या होता है, स्टोलन क्या होता है, सकर क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, राइजोम क्या होता है, कॉम क्या होता है, और ट्यूबर क्या होता है, बल्ब क्या होता है। तो इन चीज़ों को 1 बाय 1 वी विल टेक अप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस इन दी अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं कॉम एंड राइजोम। तो वी आर स्टार्टिंग विद दी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। कौन सी स्टेम? अंडरग्राउंड स्टेम। और अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? कॉम। अब कॉम क्या होती है? अरबी देखी किसी ने? अरबी, कोलोकेशिया, या फिर जिमीकंद, जिसको ज़मीन कंद भी बोलते हैं, अमोर्फोफेलस, वो देखा है किसी ने? या क्रोकस, मैं कल भी लेके आई थी, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट का जब एग्जाम्पल दिया था उसकी मैं इमेज लेके आई थी क्रोकस की। क्रोकस जिसे केसर बनता है, सैफरोन। तो इन सब के अगर आप देखो ना, ज़मीन के नीचे क्या होता है? सपोज दिस इज़ द प्लांट बेटा, दिस इज़ द सॉइल, और अबव सॉइल ये है हमारे पास स्टेम। ये स्टेम क्या करती है? ये अब क्योंकि क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम, तो ये स्टेम अंडर द ग्राउंड भी जाएगी। ये देखो, ये ऊपर तो उग रही है, ये क्या है? ये लाइन बनाई है सॉइल सरफेस। सॉइल सरफेस से ऊपर अंडर मतलब स्टेम होगी, ठीक है, वो तो है, उसके ऊपर पत्ते हैं, ब्रांचेज हैं, फ्लावर है, वॉट जो भी है सब प्रेजेंट है। लेकिन ये स्टेम नीचे की तरफ भी ग्रो करी, और जब ये नीचे की तरफ ग्रो करी है ना, जितना इसे ग्रो करना है कर गई, उसके बाद क्या हो गई? इट बिकम्स ट्यूबर, मैं ट्यूबरस नहीं कहूँगी, इट बिकम्स स्वॉलन, थोड़ी सी मोटी हो गई। किस लिए? इसने फूड स्टोर कर लिया। किस लिए कर लिया? टू अवॉइड दी अनफेवरेबल कंडीशन, कि कुछ ऐसी कंडीशन मेरे ऊपर आ सकती हैं कि मैं अपना फूड शायद नहीं बना पाऊँ, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाऊँ। तो उस हालात से बचने के लिए, उन अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए, आई नीड टू स्टोर फूड। तो इसने फूड स्टोर कर लिया। किसने कर लिया? स्टेम। कैसे किया? नीचे छुप गई जाके, कहाँ पे चली गई? ग्राउंड के अंदर चली गई, और वहाँ जाके क्या हो गई? मोटी हो गई, फ्लैशी हो गई, और यहाँ पे क्या स्टोर कर लिया? अपना फूड। ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है बेटा कहाँ पे? एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक एग्जाम्पल तो आप लिख लीजिए, क्रोकस, CROCUS। क्रोकस क्या है? सैफरन। एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, कोलोकेशिया, जो जिसकी मैं इमेज लेके आई हूँ। कोलोकेशिया क्या होती है? कोलोकेशिया, इट इज अरबी। और एक इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस कौन है? अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस है बेटा जिसको आप जिमी कंद या जमीन कंद बोलते हैं। जो जिमी कंद बोलते हैं वो जिमी कंद लिख लीजिए, जो जमीन कंद बोलते हैं वो जमीन कंद लिख लीजिए। तो अमोर्फोफेलस। अब देखो,
अब मैंने क्या कहा है, ये अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है। जब आप अरबी का प्लांट उखाड़ते हैं ना तो नीचे से स्टेम में लगी हुई नीचे से ऐसे अरबी निकलती है। तो हमें कैसे पता, क्योंकि एक तो ब्राउन कलर की है मैम, ये रूट भी तो हो सकती है। वाई स्टेम, आप कैसे कह सकते हो कि ये स्टेम है? मैं बोल सकती हूँ बेटा ये रूट नहीं है, ये स्टेम है। क्यों? अगर आप अरबी को ध्यान से देखेंगे तो आपको अरबी के ऊपर क्या दिखाई दे रही है, ये देखो, ये इस तरह का बेंडिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। ये बैंड क्या है, ये क्या डिनोट कर रहे हैं? दीज आर दी नोड्स। और नोड से ये क्या उग रहे हैं, ये क्या है? दीज आर स्केल लीव्स। ये क्या है? दीज आर, ये ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना छोटे 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 अरबी के ऊपर, इस तरह से ये छोटे छोटे। अरबी जिन्होंने देखी, अरबी नहीं देखी आप जिमिकन को माइंड में ले आओ, जिसने जिमिकन देखा है। अदरवाइज ये क्रोकस तो खैर नहीं देखा होगा, इसका कोम तो आपने। तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं? दीज आर नोड्स। क्या है ये? दीज आर नोड्स। ये भी क्या है? ये भी है नोड, ये भी है नोड। तो ये क्या डिनोट कर रही है? नोड। और दो नोड के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंटरनोड। तो प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड रिप्रेजेंट्स कि इट इज अ स्टेम नॉट अ रूट। गॉट इट? चाहे ये ब्राउन है कलर में। तो बेटा इसको, इस अंडरग्राउंड स्टेम को जो फूड स्टोर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कोम। गॉट इट? उसके बाद आ जाइए बेटा राइजोम पे। राइजोम सेकंड एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, सेकंड मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम की आ जाती है राइजोम। अब राइजोम क्या है? देखो कोम तो उग रहा था बेटा वर्टिकली, राइजोम हमेशा उगता है, यहां पे लिख देती हूं कोम कैसे उग रहा है? वर्टिकली। लेकिन जो राइजोम है वो कैसे उगता है? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली। इसकी ग्रोथ कैसे होती है? देखो माना ये मेन स्टेम है, ये स्टेम नीचे जाएगी लेकिन ये स्टेम ऐसे 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 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ेगी। ये बढ़ गई, इस पे और लग गई, यहाँ पे और लग गई, ये और लग गई, ये ऐसे हो गई, इधर इधर। तो ये इधर और इधर ऐसे फैल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, इधर और इधर फैल रही है। और ये क्या थी? ये वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड है तो कोम, और अगर वो हॉरिजॉन्टल फैल रही है, हॉरिजॉन्टल इधर ग्रो कर रही है, इधर ग्रो कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज राइजोम। ये देखो बेटा यहाँ पे एक पिक्चर भी मैं रिलेटेड थोड़ा लेके आई हूँ। ये क्या है? ये तो मदर प्लांट है, इसको रहने दो आप। और ये देखो इधर ग्रो कर रहा है राइजोम, है ना? ये भी ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब इधर नीचे की तरफ नहीं जाएंगे। देखो नीचे नहीं जा रहे, बस यहीं पे इनकी रूटिंग आनी शुरू हो गई। इधर इधर हॉरिजॉन्टली, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर हॉरिजॉन्टली वो ग्रो कर रहा है। देखो मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। और एग्जाम्पल भी दूँ कहाँ पे देखने को आपको ऐसा मिलता है? इसका एग्जाम्पल बेटा लिख लीजिए, सबसे कॉमन सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हर बच्चे ने देखा होगा, जिंजर। जिंजर, अदरक सबने देखा है ना? अदरक का देखा है, इसी तरह से तो होता है ना अदरक। ऐसे अदरक की गांठें गांठें होती हैं ऐसे, इसके ऊपर यहाँ पे एक और लगा होगा, है ना? यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स निकली हुई होंगी। अदरक ऐसा ही तो होता है। और अब अदरक को कहाँ बनेगा? ये भी अंडरग्राउंड बनता है। तो जब इसको उखाड़ा तो मुझे कैसे पता ये रूट है कि ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है? ये रूट क्यों नहीं है? ये रूट इसीलिए नहीं है बेटा, अगर अदरक के ऊपर भी आपने ऑब्जर्व किया होगा ना तो इस तरह के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनके ऊपर क्या लगे होते हैं? ऐसे स्केल लीव्स, हेयर लाइक, छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोड्स। और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज इंटरनोड। तो ये नोड और इंटरनोड की प्रेजेंस क्या दिखा रहा है? कि ये भी क्या है? एक स्टेम है। स्टेम मॉडिफाई होके रूट जैसा बन गया, रूट की तरह नीचे मिल रहा है, शक्लो सूरत में भी रूट जैसा लग रहा है। लेकिन नोड और इंटरनोड ने हमें क्या बता दिया? कि ये क्या है? स्टेम है, ये रूट नहीं है। तो ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलता है? जिंजर में देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको जिंजर जैसा ही जो एक बढ़ता रहता है, दैट इज टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक। और उसके अलावा बेटा बनाना में भी मिल जाता है ना, लेकिन मैं नहीं लिखूंगी अभी उस एग्जाम्पल को, आप जिंजर और टर्मरिक को याद रखिए। तो दो गुड एग्जाम्पल, जिंजर एंड टर्मरिक। उनमें क्या मिलेगा हमें? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाई होके राइजोम। तो अंडरग्राउंड स्टेम ही है, स्टेम मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ पे भी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। लेकिन अगर वो वर्टिकली ग्रो हो रहा है तो कोम, अगर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है तो राइजोम। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं बेटा? ट्यूबर एंड हमारे पास आ जाते हैं बल्ब। अब ट्यूबर क्या है? यहाँ पे भी स्टेम अंडरग्राउंड जा रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है,
और जाके अंडरग्राउंड भी वो थोड़ा सा उगा और उसके बाद जो उनकी टिप है, टर्मिनल पोर्शन है, वहाँ पे उन्होंने फूड स्टोर करना शुरू कर दिया और वो क्या बन गए, बिकम ट्यूबरस। देखो इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, पोटैटो का प्लांट है बेटा, ये है सॉइल का सरफेस, ये स्टेम आ रही थी, ये स्टेम ऐसे नीचे गई और इसकी टिप पे क्या हो गई, टिप इसकी स्वॉलन हो गई। ये भी देखो स्टेम की ब्रांच ऐसे जा रही है और इसकी टिप स्वॉलन हो गई, स्टेम की ब्रांच आ रही है, उसकी टिप स्वॉलन हो गई, ये भी स्टेम की ब्रांच आ रही है, टिप स्वॉलन हो गई। मतलब ये ऐसे प्लांट है ना, ये स्टेम नीचे जा रही है और इसमें से ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना, ये ब्रांचेस। तो इन ब्रांचेस में क्या हो रहा है, इन ब्रांचेस की टिप स्वॉलन हो रही है। कैसी हो रही है, ट्यूबरस बन गई। क्यों बन गई, यहाँ पे इन्होंने क्या स्टोर कर लिया बेटा, फूड स्टोर कर लिया। क्या स्टोर्ड है इसके अंदर, स्टार्च। तो फूड स्टोर हो गया। तो क्या है, इनके जो टिप्स हैं, इनके जो टर्मिनल पोर्शन है स्टेम के ही, स्टेम ही जा रही है ये, क्योंकि अंडरग्राउंड जा रही है इसलिए तो मैंने हेडिंग डाली हुई है अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। पीछे वाली भी दोनों कहाँ थी, अंडर द ग्राउंड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, देखो एग्जाम्पल हमने लिख ही रखा है, एग्जाम्पल में यहाँ पे आ जाएगा बेटा सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। तो ये जो ट्यूबर है, ये ट्यूबर है। तो अगर कभी भी आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जाए पोटैटो इज अ रूट और स्टेम और वट एवर, या बोथ या नन ऑफ दीज, तो क्या लिखेंगे, पोटैटो अंडर द ग्राउंड पैदा होता है लेकिन वो रूट नहीं है। क्योंकि हमारी जनरलाइजेशन क्या है, कोई भी चीज़ अगर अंडर द ग्राउंड मिल रही है, पौधे का कोई भी पार्ट अगर अंडर द ग्राउंड है तो दैट इज रूट। लेकिन नहीं, स्टेम भी समटाइम मॉडिफाई हो जाती है फॉर स्टोरेज पर्पजेज, और स्टोरेज उसने कर लिया और वो अपनी स्टोरेज को छुपा लेती है विद इन अंडर द ग्राउंड। तो वो क्या बन गया, वो बन गया ये ट्यूबर। तो स्टेम क्या है, इट इज़ अ स्टेम ट्यूबर। मतलब पोटैटो क्या है, स्टेम खा रहे हो आप रूट नहीं खा रहे हो। और इसमें कैसे पहचानोगे, इसमें कैसे पहचानोगे कि मैम ये रूट है कि स्टेम है। देखो बेटा, पोटैटो सबने देखा है, नहीं देखा आपने घर से निकाल लो, किचन में सबके पास पड़ा होगा। तो पोटैटो में आपने इस तरह के ये डिप्रेशंस देखे ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इनको हम बोलते हैं आईज ऑफ द पोटैटो। हैं क्या ये आईज, क्या है, दीज आर एडवेंटिशियस बर्ड्स। और क्या डिनोट करती हैं ये आईज, डिनोट करती हैं क्या है ये आईज के अंदर, क्या है आईज के अंदर होती है एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड जहाँ पे लग रही है ये आईज क्या डिनोट कर रही हैं, नोड्स। तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है सारा वो क्या है, इंटरनोड है। तो यहाँ पे भी आ गई नोड एंड इंटरनोड, एंड द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि इट इज अ स्टेम नॉट अ रूट। गॉट इट, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर हो गया बेटा। नाउ मूविंग ऑन टू दी बल्ब। अब बल्ब क्या है, फैमिली लिलिएसी, अनियन, आप ध्यान में लाओ, देखो अनियन की पिक्चर भी लेके आई हूँ मैं, ऐसे ही गार्लिक। इसमें क्या होता है, बल्ब। बल्ब किसको बोलते हैं, अब यहाँ पे स्टेम कहाँ है, पहले तो ये देखो, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं स्टेम की। यहाँ पे बेटा ये देखो स्टेम जो है, स्टेम हो गया है मॉडिफाई, अरे भैया ये स्टेम हो गया है मॉडिफाई, ये बैठा है आपके पास स्टेम, ये है स्टेम। अब ये स्टेम कैसा है मैम, ये स्टेम पता है कैसा है, ये स्टेम है हाईली रिड्यूस्ड, बिल्कुल रिड्यूस हो गया है ये स्टेम, और कैसा बन गया है, डिस्क लाइक। तो डिस्क लाइक के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, डिस्कॉइड स्टेम। कैसी स्टेम है, कैसी स्टेम है, डिस्कॉइडल स्टेम है। कहाँ पे उग रही है, ये प्याज कहाँ पे लगता है पता है ना सबको, इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रीन ऐसे लीफ होते हैं। स्प्रिंग अनियन सब खाते हो ना, तो स्प्रिंग अनियन वही नीचे मोटा होता चला गया, तो उसकी स्टेम कहाँ है, स्टेम क्या हो गई बेटा, प्रेजेंट कहाँ है, अंडर द ग्राउंड। कैसी है, हाईली रिड्यूस्ड है, बहुत छोटी है और डिस्क लाइक है। प्याज का वो वाला पोर्शन, वाइट वाला पोर्शन जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं ना, तो वो क्या है, दिस इज दी स्टेम। और स्टेम से ये क्या है, राइज हो रही है नीचे, वो जो वाइट वाइट कलर के जो बाल से निकलते हैं नीचे, ये क्या है, इसकी एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि ये स्टेम से आ रही हैं, रेडिकल से नहीं आ रही। रेडिकल से आती है तो इनको हम क्या बोलते, टैप रूट। लेकिन ये टैप रूट है ही नहीं, सबसे पहले तो गुच्छे में है, पतली पतली है, हेयर लाइक है, और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, नॉट फ्रॉम द रेडिकल, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। और ये वाला पोर्शन मैम जो हम खाते हैं उसकी बात तो आपने की ही नहीं बेटा, ये जो पोर्शन जो हम खाते हैं ना अनियन का, ये जो एक एक हम ऐसे लीफलेट उसका निकाल देते हैं, ये क्या है, एक्चुअल में लीफ ही है। ये क्या है, दीज आर फ्लैशी लीव्स, क्या है,
लीव्स बिकम फ्लैशी, लीव्स ने क्या किया, खाना स्टोर कर लिया और वो क्या हो गए, फ्लैशी। लीफ क्या होता है, बिल्कुल पतला सा होता है ना, पेपर जैसा। यहाँ पे लीफ, आप जब प्याज का एक एक लीफलेट निकालते हो, एक एक फ्लोरेट आप उसका, है ना, वो डलते हैं ना, कढ़ाई पनीर हो गया और बहुत सारी सब्जी में बड़े बड़े प्याज काट काट के डालते हैं ना, भिंडी दो प्याजा, और ये वो सब डिशेस आपको याद आ गई होंगी। तो जितने भी ये जो पोर्शंस हैं अनियन के, जो आप निकालोगे लीफलेट, ये क्या है, ये लीफ ही हैं जो स्वोलन हो गए हैं, फ्लैशी हो गए हैं, और किस तरह से अरेंज्ड है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक। तो मैम ये स्टेम कैसे है, बेटा यहाँ पे भी ये स्टेम ही है, ये है स्टेम, ये है इसकी क्या निकल रही है नीचे से, एडवेंटिशियस रूट, और जो बीच में जो वाइट सा पोर्शन होता है छोटा सा बीच में, ये क्या है, इसकी एडवेंटिशियस बड। तो क्या रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंस ऑफ द एडवेंटिशियस बड रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द नोड। तो ये जो जितना भी खाने वाला पोर्शन है वो क्या है, लीव्स, क्या है, फ्लैशी। देखो इन्होंने लिखा है फ्लैशी स्केल लीव्स, कुछ भी लिख दिया इन्होंने, आप सिर्फ इनको लिखिए फ्लैशी लीव्स, जिनको हम खाते हैं। और सबसे बाहर वाला ये जो ब्राउन वाला छिलका होता है बेटा, कुछ लीफ जो सबसे बाहर वाले हैं वो सूख चुके हैं, ड्राई हो गए हैं। आप अपने घरों में भी देखो, ऊपर वाला निकाल दो, उसके बाद उस अनियन को रख दो कुछ दिन के लिए। जो सबसे बाहर वाले जो फ्लैशी वाले थे, है ना, क्योंकि छिलका तो आपने उतार दिया, उसके बाद भी अगर आप अनियन को रख दोगे, जो सबसे बाहर वाले, अब जो फ्लैशी वाले बाहर आ गए हैं ना, वो भी थोड़े दिन के अंदर सूख वूख के क्या बन जाएंगे, वो भी बन जाएंगे स्केल लीव्स। तो जो बाहर वाला पतला छिलका होता है प्याज का, जिसको हम रिमूव करते हैं, वो क्या होते हैं, स्केल लीव्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे मैं इनको लेबल कर देती हूँ, इन्होंने कहीं पे भी लेबल नहीं किया। तो सबसे बाहर क्या होते हैं, स्केल लीव्स प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं ये स्केल लीव्स, ड्राई होते हैं। और इन स्केल लीव्स को ये ऊपर प्याज के ऊपर क्या बना रहे हैं, एक तरह का इन्होंने ट्यूनिक पहना दिया ना, पूरे प्याज के ऊपर कवरिंग प्रोवाइड की है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन स्केल लीव्स की इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूनिक। क्या बोलते हैं, प्याज के ऊपर एक ट्यूनिक, उसने एक कपड़ा पहन लिया, क्योंकि जब आप छिलका उतारते हो प्याज का तो इट लुक्स लाइक अ ट्यूनिक। तो ट्यूनिक किस चीज का बना हुआ है, ड्राई स्केल लीफ का। और उसके अंदर के लीफ कैसे हैं, जब आप छिलका उतार देते हो, मोटे मोटे फ्लैशी परतें आनी शुरू हो जाती है ना, वो फ्लैशी परतें क्या है, वो भी लीव्स हैं, लेकिन वो कैसे हैं, उन्होंने फूड स्टोर कर लिया है तो वो फ्लैशी हो चुकी है। स्टेम कैसी है, रिड्यूस्ड है लेकिन डिस्क लाइक है, इसलिए डिस्कॉइड बोलते हैं। रूट्स कहाँ है, स्टेम में से अराइज हो रही हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल अब हम क्या लिख लेंगे, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल तो आ गया हमारे पास अनियन। दूसरा एग्जाम्पल भी लिख लें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे गार्लिक। गार्लिक में भी तो बेटा यही सीन होता है, उसमें छोटी छोटी जो निकलती है, एक एक जो सिंगल गार्लिक निकलता है, बड़ा जो गार्लिक का पूरा हमने एक वो ले लिया ना, वो पूरा एक स्ट्रक्चर बड़े वाला, तो उसमें से जब हम निकालते हैं छोटा छोटा एक एक गार्लिक की कली निकलती है ना, उस एक इंडिविजुअल कली के ऊपर भी क्या होता है, छिलका होता है। देखो पहले तो पूरे गार्लिक के ऊपर बाहर छिलका, वो छिलके को हटाओ तो उसके अंदर से छोटी छोटी कलियाँ, छोटे छोटे पार्ट्स निकल के आएंगे। तो उन पार्ट्स को भी जब आप निकालोगे तो उनको भी छीलना पड़ता है ना, हमें पील करना पड़ता है, तभी अंदर से लहसुन निकल के आता है, लहसुन की कली साफ सुथरी। तो पहले बाहर एक ट्यूनिक प्रेजेंट है, फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो अंदर प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल जो गार्लिक है उसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूनिक प्रेजेंट होती है। लेकिन अनियन में सिर्फ एक ही कॉमन बाहर प्रेजेंट है, इसकी हर एक जो ये फ्लोरेट हम इसका कह लो या इसका हर एक लीफलेट कह लो, हर एक के ऊपर परत प्रेजेंट नहीं है। सूखा हुआ स्केल लीफ ड्राई वाला सिर्फ बाहर प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्यूनिकेटेड। कई बार आ जाता है, पूछ लिया जाता है तो बता रही हूँ। लेकिन गार्लिक कैसा है, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब है। गार्लिक क्या है, गार्लिक है बेटा कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब, क्योंकि इसके ऊपर पहले एक ट्यूनिक, फिर इसकी जब वो एक एक कली निकलेगी उसके ऊपर अगेन एक ट्यूनिक। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब है। और जो अनियन है ये कैसा है, सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब। सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों के दोनों बल्ब। और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिलिएसी से। तो एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए लिली। तो 3 एग्जाम्पल्स हमारे पास हो गए। तो हमने क्या किया है, अंडरग्राउंड स्टेम की हमने मॉडिफिकेशन कर ली है, खत्म। मैंने कॉम बता दिया, इसमें अरबी का एग्जाम्पल लिया हमने, अमोर्फोफैलस मतलब जमीन कंद का एग्जाम्पल लिया, और सैफरन केसर का लिया। राइजोम में हमने जिंजर का और टर्मरिक का एग्जाम्पल लिया। ट्यूबर में हमने पोटैटो का एग्जाम्पल लिया, और बल्ब में हमने अभी अभी
अनियन का और गार्लिक का और लिली का एग्जाम्पल लिया। तो ये सभी थे अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन। नाउ मूविंग ऑन टू दी सब एरियल स्टेम। सब एरियल क्या है? सब एरियल है बेटा, देखो ये प्लांट अगर उग रहा है, अगर तो अंडरग्राउंड कोई भी मॉडिफिकेशन थी वो पढ़ा दी। सब एरियल क्या होता है? ये स्टेम जो है ऊंचा जाने की बजाय ग्राउंड के आसपास ही, ग्राउंड के आसपास मतलब सॉइल के सरफेस के साथ टच होते होते, अपराइट नहीं उग रही है, उसके पैरेलल ही किसी तरह मैनेज कर रही है उगना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब एरियल। कि मिट्टी के सरफेस से बिल्कुल एरियल नहीं है, सब एरियल का मतलब थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है बस ये स्टेम। तो इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है? रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर। तो विल स्टार्ट विद दी रनर एंड स्टोलन। ये लो जी, यहाँ पे आ गए हमारे सब एरियल स्टेम और उसमें पहली मॉडिफिकेशन आ जाती है रनर। क्या होते हैं रनर? बेटा जब स्टेम ना तो अंडरग्राउंड उग रही है ना अपराइट उग रही है, मतलब एरियल भी नहीं जा रही है, वो कैसे जा रही है? पैरेलल टू द ग्राउंड, सॉइल सरफेस के पैरेलल ग्रो कर रही है। देखो इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ, ये सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस के साथ साथ ये है नोड, यहाँ से निकले लीफ निकले, ये है नोड, और यहीं से क्या निकल रही हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये चल रही है ब्रांच, ये सॉरी स्टेम, स्टेम आगे गई, स्टेम जहाँ पे भी ज़मीन पे टच हुई वो फिर क्या बन गई? नोड, वहाँ से लीफ निकलने शुरू हो गए और नीचे रूट्स निकलनी शुरू हो गई। फिर वो स्टेम आगे बढ़ी, तो मतलब ये स्टेम आगे क्या ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, लेकिन यहाँ पे स्टेम कैसे ग्रो कर रही है? हॉरिजॉन्टल टू दी सॉइल सरफेस। कहाँ लिखें? इधर लिख लेते हैं, स्टेम इज हॉरिजॉन्टल टू दी सॉइल सरफेस। और जहाँ पे भी वो सॉइल सरफेस को टच हो जाएगी वहीं पे क्या हो जाएगी? रूटिंग और लीफिंग शुरू हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर रीजन को हम बोलेंगे नोड। और बीच में आपको पता ही है क्या होंगी? इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगी। तो ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा इसका। एग्जाम्पल है ग्रासेस, है ना। ग्रासेस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूँ, जो लॉन ग्रास होती है हमारी, दैट इज साइनोडोन। इसको हम बोलते हैं लॉन ग्रास। लॉन के अंदर जो मखमली सी घास हम लोग उगाते हैं, तो साइनोडोन। ग्रासीज आ गई। ग्रासीज के अलावा बेटा ऑक्जेलिस, जिसका ये इमेज है, ऑक्जेलिस। खट्टी मीठी भी बोलते हैं ना कुछ लोग इसको, बचपन में तोड़ तोड़ के खाए होंगे। इस तरह के लीफ, इनको खाओ तो बड़े खट्टे मीठे से लगते हैं, तो खट्टी मीठी भी बोलते हैं इसको कॉमन लैंग्वेज में। और इसके अलावा बेटा यहाँ पे और एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत है? लिख लें क्या? चलो एक और लिख लो, आपकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी। और क्या एग्जाम्पल हो गया? स्ट्रॉबेरी। तो रनर, यहाँ पे स्टेम क्या करेगी? इट विल रन पैरेलल टू दी ग्राउंड, और जहाँ जहाँ पे भी सॉइल सरफेस से टच हो जाएगी वहीं पे भी रूटिंग और लीफ निकलने शुरू हो जाएंगे। एंड दैट पर्टिकुलर पोर्शन जो सॉइल सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ चुका है उसको हम बोलेंगे नोड, क्योंकि वहाँ से लीफ और रूट निकलने शुरू हो गए, है ना। उसके बाद आ जाइए बेटा स्टोलन। अब स्टोलन क्या है? स्टोलन देखो डायग्राम से पता चल रहा है, स्टेम है तो अबव ग्राउंड ही, यहाँ पे भी अबव ग्राउंड थी, बस जहाँ जहाँ टच हो रही है वहाँ वहाँ पे रूटिंग शुरू हो गई, उसमें पैरेलल थी। यहाँ पे भी पैरेलल है, हल्की अबव ग्राउंड है, लेकिन अब क्या है? पैरेलल ऐसे नहीं है, कैसे है? ऊपर की तरफ उठी हुई है, आर्च बना रही है, मतलब ओब्लीक डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। ये है नोड, मतलब ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर यहाँ पे पत्ता लग गया, नीचे क्या आ गई बेटा? रूट। अब यहाँ से स्टेम ऐसे ओब्लीकली ग्रो करी, ऊपर गई, और दोबारा जब जहाँ पे सॉइल सरफेस के कांटेक्ट में आई वहाँ फिर रूटिंग शुरू हो गई, और वहाँ से क्या निकलने शुरू हो गया? नया पौधा। फिर ये जो स्टेम है फिर ओब्लीक ग्रो करेगी, ऊपर तक जाएगी जितना जा सकती, फिर सॉइल के सरफेस को टच करेगी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? नया प्लांट या नए लीफ निकलने शुरू हो जाएंगे, और नीचे रूट बननी शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पे ये आर्च फॉर्मेशन बन रही है ना, तो यहाँ पे क्या कर रही है? अबव ग्राउंड है, क्योंकि सब एरिया लिखा है ना, तो अबव ग्राउंड है हमारे पास स्टेम, अबव ग्राउंड बट ओब्लीक। कैसे है? अबव ग्राउंड है लेकिन ओब्लीकली उग रही है, ओब्लीक कह लो या क्या बना रही है? ये एक आर्च बना रही है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? जब इस तरह से प्रेजेंट हो स्टेम की ग्रोथ तो उसको हम बोलते हैं स्टोलन। और ये स्टोलन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? एग्जाम्पल लिखें इसका। ये हमें देखने को मिलता है बेटा मिंट में, उसके अलावा ये हमें देखने को मिलता है, इसके यूजुअली आपको दो ही एग्जाम्पल मिलेंगे, एक तो मिंट हो गया और दूसरा एग्जाम्पल है इसका जैस्मिन। यहाँ इन दो की स्टेम को अगर आप देखोगे तो ये कैसे दिखेंगी? स्टोलन की फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन आती है बेटा दैट इज ऑफसेट। अब ये ऑफसेट्स क्या? चलो ऑफसेट से पहले मैं ना आपको सकर पढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये इन जैसे ही थे, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट भी करना, हमें पता होना चाहिए। अगर तो हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रही है स्टेम
टू दी सॉइल सरफेस तो उसको हम कहेंगे रनर। लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल के लिए हल्का सा ओब्लीक होके आर्क लेके ऊपर से ऐसे आ रही है तो वो हो गया स्टोलन। अब बारी आ गई सकर। सकर क्या है, स्टोलन के थोड़ा रिवर्स है। कैसे, ये है देखो बेटा सकर, ये जो डायग्राम है ये किसका है, ये डायग्राम है सकर का। यहाँ पे देखो ये है मेन स्टेम, ये नीचे गई, अब ये नीचे से आर्क ले रही है। पहले वो हवा से आर्क ले रही थी ना, कहाँ पे, ये पोर्शन हवा में था, अबव द ग्राउंड था और ये आर्क बना रहा था। लेकिन अगर ये अबव द ग्राउंड की बजाय बिलो द ग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड अगर आर्क बनाए, इस तरह से अगर हमारी स्टेम उग रही है, ये देखो अंडर द ग्राउंड ये ऐसे आर्क बनाता, वो जहाँ पे सॉइल सरफेस को टच कर गया वहाँ पे क्या हो गए, लीफ बन गए, नया प्लांट बनना शुरू हो गया और रूटिंग आनी शुरू हो गई। फिर ये नीचे से फिर ऑब्लिकली नीचे की तरफ आर्क बनाएगा, ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पे न्यू प्लांट बन जाएगा, नीचे रूट आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब ओब्लिक ग्रोथ स्टेम की कहाँ हो रही है, बिलो दी ग्राउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, सकर्स। और बहुत सारी बुक के अंदर ना इसको अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में भी डाला हुआ है, तो घबराना नहीं है, दैट डिपेंड्स। आप अपनी ऑप्शन देख लेना क्वेश्चन की, तो उस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी इकट्ठी नहीं दी होंगी, तो वो ऑप्शन आप चूज कर लेना। तो आप इसको अंडरग्राउंड में भी रख सकते हो और आप इसको सब एरियल में भी रख सकते हो। तो ऑप्शन स्मार्टली आपको टिक करना है, आपके अकॉर्डिंग उस वक्त ऑप्शंस के हिसाब से क्या एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। तो ये सकर्स के एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, सकर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सकर हमें देखने को मिलते हैं बेटा एक तो पाइनएप्पल में, उसके अलावा ये हमें देखने को मिलते हैं बनाना में, उसके अलावा ये हमें देखने को मिलते हैं क्राइजेंथेमम में, क्राइजेंथेमम। सुंदर सुंदर फ्लावर लगते हैं ना, तो सकर का एग्जाम्पल हो गया ये। उसके बाद आ जाइए अब आप ऑफसेट्स पे। ऑफसेट्स क्या है, ऑफसेट है बेटा ये किसकी इमेज है, ये इमेज है बेटा पिस्टिया लग रहा है ना, हो भी सकता है, चलो पिस्टिया लिख लेते हैं हम इसको। अब इसमें क्या होता है देखो बेटा, ये है वाटर का सरफेस। बेसिकली ऑफसेट्स हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, हाइड्रोफाइट्स में, वाटर प्लांट्स में। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन दी वाटर। तो हाइड्रोफाइट में कैसे, इनकी ये स्टेम है, सपोज यहाँ पे ये स्टेम है, स्टेम ऐसे जा रही है और ये स्टेम कैसे होती है, पाइप लाइक समझ रहे हो, अंदर से होलो स्टेम होती है। और ये होलो स्टेम जहाँ पे भी पानी के सरफेस को टच करेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रोजिटी ऑफ लीफ। रोजिटी ऑफ लीफ समझ रहे हो, लीव्स का एक पूरा बंच, एक गुच्छा बन जाता है इस तरह से, और नीचे क्या प्रेजेंट होंगी, इसके रूट्स। फिर यहाँ से ये जो स्टेम है, फिर ये स्टेम आगे बढ़ेगी। अब ये स्टेम जो है पानी के सरफेस के साथ टच रहती है ऑलमोस्ट, या तो हल्की सी नीचे प्रेजेंट होगी या बिल्कुल इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली, मतलब पानी के साथ टच प्रेजेंट होती है। लेकिन ये स्टेम मैंने बताई है कैसी है, ये जो स्टेम है, ये स्टेम ऐसी स्टेम को जो अंदर से होलो हो एंड ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग हो। कितनी है ये, वन इंटरनोड लॉन्ग। कैसे, ये है एक नोड, यहाँ पे रोजिटी लीफ मतलब बंच ऑफ लीव्स प्रेजेंट है। फिर जहाँ पे वो सरफेस, पानी के सरफेस पे यहाँ पे आई, यहाँ पे उसने क्या बना लिया, एक और बंच ऑफ लीफ बना लिया। तो ये नोड है, ये नोड है, बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज इंटरनोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, और बीच में क्या होगी, जितना मर्जी लंबी ये स्टेम हो, ये क्या रहेगी, ऑलवेज वन इंटरनोड लॉन्ग, क्योंकि बीच में कहीं पे लीफिंग हुई नहीं। लीफ आते तो उसको हम नोड बोलते, लेकिन लीफ कहीं पे भी आई नहीं, जहाँ लीफ है वो नोड है, फिर यहाँ पे लीफ है, ये नोड है, बीच का क्या हो गया, इंटरनोड। कितना, एक ही तो इंटरनोड हुई ना बीच में, दो नोड के बीच में एक ही इंटरनोड होती है। और ये इंटरनोड किस चीज़ की है, ये स्टेम है ना, लेकिन ये स्टेम कैसी है, इट इज़ होलो फ्रॉम इनसाइड, पाइप की तरह है। पाइप जैसे बीच में से खाली होता है ना, पानी वानी, हमारा जो पानी वानी देते हैं जिस पाइप से हम, वो अंदर से होलो होता है ना, तभी तो उसके अंदर से पानी जा रहा होता है। तो होलो होता है ये, इस तरह की होलो स्टेम्स को जो कहाँ पे मिलती हैं, हाइड्रोफाइट्स के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, सच स्टेम्स आर नोन एज ऑफसेट्स। क्या करती रहती हैं, फ्लोट करती रहती हैं पानी के ऊपर, उस प्लांट को क्या बना के रखती हैं, हल्का बना के रखती हैं, बायोएंट बना के रखती हैं। ये देखो आप इस इमेज में देख लीजिए, यहाँ पे रोजिटी ऑफ लीफ मतलब लीव्स का पूरा एक गुच्छा, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, ये पूरा एक गुच्छा लीफ का उग रहा है, ये पूरा उग चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस, दिस इज, ये सारा स्ट्रक्चर जो है, इस सारे को हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज रोजिटी लीव्स। गुच्छे में जो लीव्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे ये आ गई नोड, फिर दूसरा रोजिटी ऑफ लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दूसरी नोड, और बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरनोड।
किस में है ये नोड और इंटरनोड? स्टेम में। लेकिन ये स्टेम कैसी है? अंदर से होलो है। तो इस स्टेम को हम क्या बोलेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये देखो इन्होंने यहाँ लेबल कर रखा है, दिस इज ऑफसेट। तो ऑफसेट हमें ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? एग्जाम्पल लिख लिया जाए इनका। एग्जाम्पल है बेटा, एक तो जो मैंने यहाँ लिख दिया है दैट इज पिस्टिया। दूसरा एग्जाम्पल बेटा इसका लिख लीजिए आइशोर्निया या आइकॉर्निया, जो भी आपको बोलने में अच्छा लगे। क्या होता है आइकॉर्निया? इसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में इट इज नोन एज वाटर हेयासिंथ। ये आपको पता है ना, इसका एक और नेम है, इसका एक और नेम है, इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। क्यों टेरर ऑफ बंगाल? बेटा ये जो आइकॉर्निया है ना, ये अभी भी तालाबों वालाबों में आपने देखा होगा, कोई तालाब या पोंड आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पे आप गाँव वाँव में बड़े मिलते हैं आसपास तालाब, तो वो ऐसे पूरे ग्रीन 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 ऐसे रोजेटी लीफ से पूरा तालाब दूर दूर तक ग्रीन, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्ते 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 पत्ते, पूरा तालाब आपको भरा हुआ दिखेगा। और उसके बीच में ना बड़े अच्छे वॉयलेट कलर के सुंदर सुंदर इतनी बड़ी बड़ी फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस दिखेगी। तो वो क्या होगा? वो वाटर हयासिंथ होता है, आइशोर्निया होता है। लेकिन वो हुआ क्या? ऐसा क्यों इतना सारा कैसे ग्रो कर जाता है? क्योंकि जैसे ही अभी ये 2 रोजेटी लीव्स हो गए ना, ये बीच में से ऑफसेट टूट जाएगा। एक रोजेटी लीफ इधर गया, एक रोजेटी ऑफ लीव्स इधर गया। इन्होंने फिर क्या किए? इसका ये ऑफसेट फिर आगे ग्रो करना शुरू करेगा, फिर ये आगे से आगे ग्रो करता 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 पूरी वाटर बॉडी को क्या कर लेगा? एकोमोडेट कर लेगा। हुआ क्या था बेटा? इसका फ्लावर बड़ा सुंदर लग रहा था, इसके लीफ बड़े अच्छे मोटे मोटे फ्लैशी लीफ थे, बीच में क्या प्रेजेंट थे? फ्लावर। तो किसी ने देखा, अरे यार इतना सुंदर फ्लावर और कुछ भी नहीं, पानी में उग रहा है, ले आए इंडिया, ले आए, ठीक है, कुछ दिन लगा के रखा पानी के अंदर, अरे बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। उसके बाद जब सूख गया, मुरझा गया, उठा के फेंक दिया किसी वाटर बॉडी के अंदर। उस वाटर बॉडी के अंदर जब उसको फेंका ना भाई, वहाँ तो उसको मजे ही आ गए। उसका ऑफसेट जो है वो उगना शुरू हो गया और उसने जगह 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 रोजेटी ऑफ लीफ इतना सारा वो पानी के अंदर फैल गया। और बस वहाँ से बेटा ऐसा वो प्रोपेगेट होना शुरू हुआ, एक वाटर बॉडी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और पूरे के पूरे बंगाल के अंदर बेसिकली इसकी वजह से टेरर फैल गया था। क्यों? क्योंकि पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है ये। उस कवर करने की वजह से क्या होता है? उस पॉन्ड के अंदर जितनी भी लाइफ प्रेजेंट है उसके अंदर छोटे छोटे है ना मछलियाँ वछलियाँ भी हैं। बंगाल साइड तो देखो मच्छी के बिना जीवन आप सोच भी नहीं सकते, है ना। उनको तो हर मील के अंदर क्या चाहिए? फिश चाहिए ही चाहिए कंज्यूम करने के लिए। अब फिश उनको क्या चाहिए? नीचे भैया मिनरल्स मिले हमें, खाना मिले हमें, सनलाइट मिले। अब ये ऐसे फैल जाता है वाटर बॉडी के ऊपर कि ना तो सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी तो नीचे जो पौधे वौधे और जितना और लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या हो जाएगी? उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने की वजह से भैया मच्छियाँ भी नहीं मिलेंगी वहाँ पे। तो जब फिश ही नहीं मिली तो बंगाली लोग तो रह गए भूखे। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। सारी वाटर बॉडी को इसने पूरा का पूरा अच्छे से पूरा भर दिया और पेनिट्रेट ही नहीं होने दिया सनलाइट को, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ ही ख़त्म हो गई उन पोल्स में। तो ये हो गई बेटा सब एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन। कितनी मॉडिफिकेशन ली थी हमने इसकी? ये मॉडिफिकेशन ली थी रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर, चारों हम लोगों ने पढ़ ली। एग्जाम्पल रनर का क्या पढ़ा हमने? रनर का पढ़ा ऑक्जेलिस पढ़ा और हमने ग्रासिस पढ़ी और हमने क्या पढ़ा था? एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा दैट इज स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे हमने स्टोलन के अंदर क्या पढ़ा? यहाँ पे हमने पढ़ा मिंट एंड जैस्मिन। और यहाँ पे ऑफसेट में हमने पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। और सकर में हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा? शक्कर के अंदर हमने पढ़ा किसका एग्जाम्पल पढ़ा है ना, अभी अभी निकल गया माइंड से, नहीं, पाइनएप्पल का, बनाना का एंड क्राइजेंथेमम का। अब नेक्स्ट आ जाइए एंड द लास्ट द एरियल स्टेम्स मॉडिफिकेशन। एरियल स्टेम में है बेटा फिलोक्लेड एंड क्लैडोड सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये क्या है? थोड़ा सा आपने दिमाग को खोल के सुनना। फिलोक्लेड क्या है? देखो ये स्ट्रक्चर सबने देखा होगा, क्या बोलते हो आप इसको? ये है कैक्टस और इस कैक्टस का नेम क्या है? इट इज नोन एज ओपनशिया। ये वाली इमेज देखना बस। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ओपनशिया को जब भी आप देखते हो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं ना, ऐसा ग्रीन लीफ, इसके ऊपर एक और ग्रीन लीफ, यहाँ एक और ग्रीन लीफ, एक और ग्रीन लीफ, है ना, इस तरह से ऐसे बढ़ता रहता है ना। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कांटे कांटे प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ये क्या है? ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर, ये जो बढ़ रहा है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर है क्या? What are these green structure? These green flat structure are known as, these are known as phyloclades. क्या बोलते हैं इनको? ये देखो इन्होंने भी लेबल कर रखा है। ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? ये ग्रीन स्ट्रक्चर, these are phyloclades. क्या है ये फिलोक्लेड? ये फिलोक्लेड ना बेटा एक्चुअली में स्टेम है। स्टेम कैसी हो गई? स्टेम फ्लैट हो गई
और थोड़ी सी फ्लैशी हो गई, क्योंकि इसने अपने अंदर क्या स्टोर कर लिया, म्यूसिलेज बनाना शुरू कर दिया। म्यूसिलेज क्या करता है, ये प्लांट कौन से होते हैं, कैक्टस वगैरह सारे के सारे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और पानी जिनको नसीब ही ना हो, है ना। वाटर स्कैरसिटी और हाई टेम्परेचर में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। तो पानी की इनको कमी रहती है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही जब भी बारिश होगी साल में, उसी में अपना जो म्यूसिलेज है उसके अंदर पानी स्टोर कर लेते हैं। वो म्यूसिलेज की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना, म्यूसिलेज ने पानी स्टोर किया और वैसे फूल जाता है। तो ये जो फिलोक्लेड है ना, ये इतना मोटा हो जाता है, जैसे जैसे पानी कंज्यूम करते रहते हैं ये अपना, तो वो फिलोक्लेड में से, म्यूसिलेज में से पानी कम होता रहेगा और वो थोड़ा थोड़ा चपटा होना शुरू हो जाता है। इतनी देर में फिर बारिश आ जाती है। तो स्टेम, ये जो फिलोक्लेड है ये क्या है, फिलोक्लेड क्या है, ये ग्रीन स्टेम। और ये स्टेम कैसी है, ये स्टेम बन गई बेटा फोटोसिंथेटिक। क्यों बन गई, फोटोसिंथेसिस का काम और ग्रीन होने का काम तो लीव्स का था। लीफ किधर गए, ये बैठे हैं बेटा लीव्स। ये जो पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर हमने बनाए ना, स्पाइंस, ये जो स्पाइंस हमें दिख रही हैं, स्पाइंस क्या है, दी स्पाइंस आर दी लीव्स। इन लीव्स ने क्या किया, लीव्स तो ऐसे चौड़ा होता है ना, वो लीव ऐसे फोल्ड हो गया, फोल्ड होके बिल्कुल रिड्यूस हो गया, बिल्कुल कांटे जैसा बन गया। किस लिए, क्योंकि हम जीरोफाइट हैं, हमारे पास ऑलरेडी पानी नहीं है, तो पानी की कमी हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और लीफ अगर ऐसे खुला रहा तो कितने सारी ट्रांसपिरेशन कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। जीरोफिटिक प्लांट जहाँ उगते हैं रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से अगर पत्ता ऐसे खुश होकर खुला रहा तो सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई होगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए लीफ ने क्या किया, अपना सरफेस एरिया कम कर दिया। लो जी, हमने तो अपना लैमिना ही फोल्ड कर दिया, हम तो एक तीखे से कांटे जैसे बन गए, वो भी वुडी। तो लीफ ऐसा क्यों बना स्पाइन की, टू क्यों स्पाइन में चेंज हुआ, वो टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन या वाटर लॉस, जिसे आप कह सकते हो कि ये वाटर लॉस ताकि ना हो, पानी कंजर्व रहे। फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, अगर लीफ स्पाइन बन गए तो फोटोसिंथेसिस का काम किसने कर लिया, स्टेम। स्टेम कैसी हो गई, ग्रीन हो गई। अब ये जो स्टेम है यहाँ पे तो दिखाई है चपटी, लेकिन कई बार कैक्टस के अंदर ये थोड़ी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। तो ये जो ग्रीन स्टेम है ना बेटा, अगर तो ये है चपटी, मतलब चपटी को आप क्या बोलोगे, फ्लैट, या ये है सिलेंड्रिकल। अगर चपटी है, फ्लैट है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ऐसे फ्लैट फ्लैट फिलोक्लेड हैं ये। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया, ओपनशिया। लेकिन अगर वो सिलेंड्रिकल है तो गूगल करके देखना, वहां पे एग्जाम्पल आ जाएगा हमारे पास यूफोर्बिया। यूफोर्बिया अगर स्टेम है, अगर ये जो फिलोक्लेड है ना ये सिलेंड्रिकल है, अगर फिलोक्लेड चपटा है, फ्लैट है, तो उसका एग्जाम्पल आ गया ओपनशिया। तो समझ में आ गया, जीरोफिटिक प्लांट्स बेसिकली फिलोक्लेड कहाँ मिलेंगे, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं ना, जीरोफाइट्स, मतलब कि पानी कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो पानी को भी बचाना है, टेम्परेचर से भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ में प्लांट है तो भैया फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा। तो ये अडेप्टेशन कर ली इन्होंने, अपनी स्टेम को ग्रीन बना लिया, फोटोसिंथेटिक बना लिया। गॉट इट। और हमारा पानी लॉस ना हो तो हमने अपने लीफ का सरफेस एरिया कम करके उसको स्पाइन बना लिया। अब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाती है बेटा क्लैडोड। अब क्लैडोड क्या है, देखो एक लाइन में फटाफट से समझ लो, ये है आपके पास डायग्राम क्लैडोड का। क्लैडोड क्या होता है, देखो ये है हमारे पास मेन स्टेम, स्टेम में से साइड में क्या निकलती है बेटा, ब्रांच। अब ब्रांच का मूड हुआ यार, हम तो हर प्लांट में हम ब्रांच ही बन रहे हैं, साइड में जो निकल रहे हैं, मुझे ब्रांच नहीं बनना, मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रही हूँ, लो मुझे ब्रांच नहीं बनना, मैं तो एक सुंदर सा लीफ बनूंगी। ये सुंदर सा लीफ बन गई। तो जब एक ब्रांच ना हो के एक लीफ बन जाए तो उसको हम बोलते हैं क्लैडोड। तो मैम ये तो क्या बात हुई, स्टेम के ऊपर लीफ ही तो लगा हुआ है, लीफ लगा हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल लीफ नहीं है, एक्चुअल लीफ इज समथिंग एल्स। ये लीफ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस लीफ के ऊपर आप देखेंगे कुछ दिन के बाद यहाँ फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, बर्ड्स बननी शुरू हो जाएंगी इसके ऊपर, मतलब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। क्या कभी किसी लीफ के ऊपर फ्लावर बनता है, नहीं बनता। तो फ्लावर कहाँ बनता है, ब्रांच के ऊपर। इसका मतलब क्या था, ये धोखा दे रही है, ये ब्रांच थी जो अपने आप को क्या दिखा रही है, मैं लीफ हूँ, है ना। होते हैं ना बहुत सारे लोग, दिखते कुछ है दिखाते कुछ है, तो ये है कुछ और ये बनने की कोशिश कुछ और कर रही है। तो क्लैडोड क्या होते हैं, दीज आर दी मोडिफाइड स्टेम ब्रांचेस। कैसे मॉडिफाई हुई है ये, लाइक अ लीफ, लीफ लाइक बन गई है।
लेकिन इसको हमने कहाँ पकड़ा कि एक्चुअल लीफ है या ये स्टेम ही प्रिटेंड कर रही है लीफ होने के जैसा। इसके ऊपर जब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, लीफ के ऊपर फ्लावर लगने का मतलब क्या है कि वो लीफ नहीं है, ये स्टेम थी। तो ऐसी स्टेम को हम क्या बोलते हैं, क्लैडोड। कहाँ पे मिलेगी बेटा, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल है, एक तो है एस्पेरेगस, और एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका रस्कस। ये एस्पेरेगस का पिक्चर दिखाया है और एक एग्जाम्पल है इसका रस्कस। और इसके अलावा भी चलो अभी आप ये दो लिख लीजिए, एस्पेरेगस एंड रस्कस। उसके बाद बेटा थर्ड मॉडिफिकेशन आ जाती है एरियल स्टेप में, स्टेम टेंड्रिल। देखो ये साइड क्या थी, ब्रांच। ये क्या थी, ये ब्रांच कहाँ से निकली, कौन सी बड से निकली होगी। देखो मैंने उसको लेबल भी किया, मतलब एक मार्किंग की है, एक्सिल। ये है मेन स्टेम, ये लग गया लीफ, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सिल। एक्सिल में एक बड थी, उस बड से निकलनी थी ब्रांच। वो ब्रांच निकली भी, लेकिन वो ब्रांच रह गई लीफलेस, और वो पतली 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 होके कैसी हो गई, वीक हो गई, और जो आसपास की सपोर्ट थी उसके साथ ऐसे कोइल्ड हो गई। तो यहाँ पे स्टेम ने क्या किया, स्टेम की ये ब्रांच बननी थी, लेकिन ये ब्रांच ने क्या किया, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कि ये प्लांट बेचारा बड़ा वीक है, बड़ा टेंडर है, अगर मैंने इसको नहीं संभाला ना ये गिर जाएगा। तो उसने क्या किया, स्टेम की ब्रांच जो अच्छे हरे भरे पत्ते लगने थे, फ्लावर लगने थे, फ्रूट लगने थे, उसने क्या किया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, लीफलेस कर लिया, और क्या कर दिया, अपने आप को पतला बना दिया, टेंडर बना लिया, ग्रीन और स्प्रिंग लाइक, और वो आसपास जहाँ भी उसको सपोर्ट मिली उसके ऊपर वो लिपटती चली गई, जिससे क्या हो गया, इस मेन प्लांट को क्या मिला, सपोर्ट प्रोवाइड हुई। ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, ऐसा हमें यूजुअली देखने को मिलता है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, टेंड्रिल्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, ग्रेप वाइन्स में। कहाँ देखने को मिलेंगी हमें, ग्रेप वाइन्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और कहाँ पे, और बताऊँ, और कुकरबिटेसी फैमिली में, कुकरबिट्स में। कुकरबिट्स पता है ना कौन होते हैं, ये सारे जो ये घिया हो गई, तोरी हो गई, टिंडा हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, है ना, ये सभी चीज़ें, इनमें आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगी, टेंड्रिल्स, इस तरह की स्टेम टेंड्रिल्स। तभी ये वाला फोटोग्राफ हम लेके आए कि यहाँ पे जो एक्सिल से एक्सिलरी बड से ब्रांच बननी थी, वो ब्रांच क्या हो गई, स्टेम की वो ब्रांच टेंड्रिल में ट्रांसफॉर्म हो गई। अब आ गया बेटा लास्ट दी स्टेम थोन्स। उसमें भी क्या है, ये देखो, ये है मेन स्टेम, उससे निकल रहा था लीफ, बीच में क्या थी, एक्सिलरी बड निकली, उस एक्सिलरी बड से ब्रांच बननी थी, लेकिन ब्रांच बनाने की बजाय वो ब्रांच कैसी हो गई, स्पाइनी बन गई और वुडी बन गई, लाइक अ स्पाइन, एक कांटे की तरह, एक थोन बन गई। कैसी बन गई, वुडी बन गई और पॉइंटेड बन गई। यहाँ पे भी देखो, ये मेन स्टेम है, ये लीफ है, ये क्या है, एक्सिल। एक्सिल में ब्रांच लगनी थी, लेकिन वो ब्रांच किस में तब्दील हो गई, किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, इनटू अ थोन। यहाँ पे भी मेन स्टेम, लीफ, ये क्या है, एक्सिल। एक्सिल से जो बड थी उससे क्या बनना था, ब्रांच, लेकिन वो ब्रांच नहीं बनी, स्टेम किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू अ वुडी एंड स्पाइनी स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं थोन। तो स्टेम यहाँ पे मॉडिफाई होगी इनटू थोन, किस चीज़ के लिए, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। कहाँ पे देखने को मिलता है ऐसा, एग्जाम्पल लिखे हैं इनके, कहाँ पे देखने को मिलता है, जितनी भी सिट्रस फैमिली है ना, नींबू का पेड़ देख लो आप, उसके अलावा ये मौसम्बी का, संतरे का, इन सब में। तो सिट्रस प्लांट्स, और कहाँ पे देखने को मिलता है, रोज़ में भी देखा है ना ऐसा, रोज़ में भी देखने को मिलेगा। रोज़ के अलावा आपको और कहाँ देखने को मिलेगा, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए स्टेम थोन्स के। इसके साथ बेटा हमारा स्टेम की मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं ख़त्म। और इस वाले फ्लो चार्ट को आप रखना दिमाग में कि अगर अंडरग्राउंड है तो क्या मॉडिफिकेशंस होंगी, सब एरियल है मतलब ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर है तो कैसे मॉडिफाई हुई हैं, और अगर एरियल है पूरा अपराइट है तो उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।